सभी आईबीपीएस एस्पिरेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एग्ज़ाम में मात्र 2 दिन रह गए हैं, तो मैं आपके सामने आज लाया हूँ एग्ज़ामिनेशन की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी। साथियों, इसी तरह का सिमिलर अप्रोच मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान करते हुए आरबीआई, आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई और ईएसआईसी ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्रैक किए थे। तो मैं आज चाहता हूं कि वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताऊं, सो दैट कि आने वाले एग्ज़ाम न केवल परसों बल्कि आने वाले फर्दर एग्जामिनेशंस जो एसबीआई एंड आरबीआई के होने वाले हैं होंगे आने वाले समय में, उन आप लोग उनका बहुत अच्छा उपयोग करेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने है, एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क, इंग्लिश 40 मार्क्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट के 50 और टोटल जो है आपके 190 क्वेश्चंस होंगे जिसके वेटेज होगा 200 मार्क्स। आइए हम बारीकियों से एक एक सेक्शन, इंडिविजुअल सेक्शन के जो अप्रोच है और जिस तरह हमें सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चंस को हमें अटेंड करना है, हम बारीकियों से उसका एनालाइज करते हैं। इंग्लिश में आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी है ना, यह 2 आएंगे है ना। एक होगा बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बड़ा पैराग्राफ होगा जिसमें आपके अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस होंगे, और एट द सेम टाइम दूसरा होगा जो कि कंपेरेटिवली ईजियर होगा और वो होगा छोटा होगा और उसमें 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। मेरी मानिएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको ये इंग्लिश सेक्शन के शुरुआत में नहीं करना है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं तो अगर बड़ा वाला है तो सीधा 9 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस आप जंप करके सीधा नेक्स्ट उसके 10th या 11th क्वेश्चन में जाके देखिए, और उसके बाद क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी, पैरा जंबल्स, फिलर्स, ये सारी चीज़ें जब हम अटेंड कर लेंगे और उसके बाद बचे हुए टाइम को हम अकॉर्डिंगली हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लगाएंगे। और जब हम दोबारा जब सारे क्वेश्चंस अटेंड करके जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आएंगे तो उसका अटेंड करने का तरीका ऐसा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस को एक बार स्किम कीजिएगा। स्किम मतलब होता है कि बहुत ही तेजी से आपको क्वेश्चंस देखने हैं, है ना। तो क्वेश्चन की कीवर्ड्स आपको पकड़ के रखना है ना। क्वेश्चन के हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वो जानना चाह रहा होगा एग्जामिनर, तो वो कीवर्ड्स आपको पकड़ के रखना है। उसके बाद जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब एक बहुत ही तेज गति से आप पढ़ रहे होंगे तो फिर जैसे ही वो कीवर्ड्स आपको नज़र में आएगा तो आप उसका आंसर सीधा सीधा मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो मैक्सिमम मार्क्स के साथ आप अटेंड कर सकते हैं। बात आती है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जो है, इसके बारे में मैं सबको कहता हूँ कि इसका रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको मार्क्स देकर जाएगा। ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है क्लोज टेस्ट। फिर वोकैबुलरी, पैरा जंबल्स, ये क्लोज टेस्ट और वोकैबुलरी है ना, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, बहुत जल्दी जल्दी आप बनाते हुए जाइएगा, सो दैट जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आए तो आपके पास एम्पल टाइम हो आप अटेंड करने के लिए। फिर जब पैरा जंबल्स में आते हैं तो याद रखिएगा, पैरा जंबल्स प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। मेंस में इसका लेवल बहुत हाई होता है। हाँ, तो पैरा जंबल्स के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स तो मैं बता देता हूँ आपको कि पैरा जंबल्स में जो पहला सेंटेंस होता है और आखिरी सेंटेंस होता है, ये दोनों अपने आप में कंप्लीट होते हैं, है ना। पहला सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होगा, आखिरी सेंटेंस जो है वो कंक्लूजन या कंक्लूडिक्टरी होगा ना। तो वो बाकी के चारों सेंटेंस का सारांश लेकर वो अपने आप को यानी उसमें समेटेगा वो लास्ट वाला सेंटेंस। हाँ, और पहले सेंटेंस के बाद में जो सेकंड कंटिन्यूइंग सेंटेंस होगा तो देखिएगा कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग कोई ना कोई एक वर्ड होगा जिसको लेकर पैरा जंबल्स के जो पांचों सेंटेंस है वो एक के बाद एक के बाद एक बढ़ते हैं।
उसके बाद फिलर्स जो हैं वो भी बहुत इजी हैं, वो टाइम टेकिंग नहीं है ना। तो आप क्लोज टेस्ट, वोकेबलरी और फिलर्स ये जितनी जल्दी कर पाएंगे, हाँ, आप पैरा जंबल्स में थोड़ा बहुत टाइम दे पाएंगे और उसके बाद बचा हुआ टाइम आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देना है। नेक्स्ट आता है आपका रीजनिंग। बहुत ही टफ सब्जेक्ट मैक्सिमम लोगों के लिए, बट इसे भी अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप अप्रोच रखते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर इसमें ला सकते हैं, है ना। पजल में आप देखेंगे रीजनिंग में आपको 3 से 4 पजल मिलते हैं, है ना। मेंस में आपको 3 से 4 पजल मिलते हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि पजल आप भले ही कितना ही अच्छा क्यों नहीं बनाते हो, बट स्टार्टिंग में पजल को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज अच्छे अच्छे बनाने वाले भी पजल में फंस जाते हैं। अगर आप फंस गए तो आप उसको दोबारा तिबारा 4 बार भी आप अगर उसको वापस देखेंगे तो आप जो गलती किए हैं बार बार वही गलती करेंगे और आप गलती को नहीं पकड़ पाएंगे, है ना। अगर गलती से आप अटेंड कर भी लेते हैं तो पजल को दोबारा रेक्टिफाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। कभी अटक जाते हैं तो उसको छोड़ के जाइए, नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। बाद में जब समय खत्म होने, ये पेपर खत्म होने के बाद या वो सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन आप के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अगर समय मिलता है तो वापस आके आपको वो अधूरा पजल को आपको करना है। तो पजल को इनिशियली अवॉइड कीजिएगा। पजल को छोड़ के आपके पास बहुत सारी टॉपिक है, इनइक्वालिटीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोगिज्म है, और बाकी लेटर फॉर्मेशन का एक आध क्वेश्चन आता है, एजम्पशंस है, ब्लड रिलेशन है, मशीन और इनपुट आउटपुट है, हाँ, और डाटा सफिशिएंसी है ना। तो आपको करने के लिए बहुत कुछ है इनिशियल, यानी पजल्स को साइड में रखते हुए। हाँ, एक टॉपिक मैं बताऊंगा, ये जो डाटा सफिशिएंसी है इसे आप भूल कर भी अटेंड मत कीजिएगा, बिकॉज आप 4 से 5 मिनट लगाएंगे और आप मुश्किल से सिर्फ 1 नंबर लाएंगे डाटा सफिशिएंसी में, और वो भी गारंटी नहीं है कि सही होगा या नहीं होगा। डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन देखते ही मेरा सुझाव है पर्सनली कि आप उसको छोड़ दीजिए। आपको, ये मेंस की लड़ाई है, प्री में हमें लगभग सभी क्वेश्चंस करने होते हैं। हमारा स्पीड और हमारा जो एक्यूरेसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे स्पीड का मैटर नहीं है, यहाँ पे हमें सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं और विथ 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर आपने किसी क्वेश्चन में हाथ दे दिया है तो याद रखिएगा वो क्वेश्चन आपसे बनना जरूर चाहिए। अब देखिए, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आता है इसमें, हाँ, उसको जरूर करना है। ब्लड रिलेशन इसमें काफ़ी डिफिकल्ट होगा। ब्लड रिलेशन आप देखेंगे तो देखिएगा कि 3 क्वेश्चन है उसके फॉलोड बाई, या फिर 5 क्वेश्चन है। अगर 5 क्वेश्चन है तो मैं सुझाव दूंगा कि आप अटेंड कीजिए। अगर 3 क्वेश्चन है तो उसको भी थोड़ा सा साइड रखिएगा। अल्फा न्यूमेरिक करना है आपको, सिलोगिज्म करना है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पे याद रखिएगा एक टफर लेवल के मेंस में आते हैं। अगर आपकी तैयारी है तभी इसमें हाथ दीजिए, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो इसे भी इनिशियली आप अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं एजम्पशंस की। एजम्पशंस में देखिए, ये आप जो एज्यूम कर रहे हैं, है ना, 5 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, 2, 3 या 5 क्वेश्चन भी। अगर एजम्पशंस में क्या होता है कि आप मॉक टेस्ट वगैरह जैसे दे रहे हैं, आपके देख रहे हैं कि 2 से 3 भी सही हो रहे हैं ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि गो फॉर इट। अगर आपके 2 सही हो रहे हैं और 3 गलत भी हो रहे हैं तब भी ओवरऑल आप फायदे में ही हैं, सौदा फायदे का है। एजम्पशंस आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद पजल में देखिएगा, जो 3 से 4 पजल आते हैं इसमें एक थोड़ा इजियर लेवल का होगा जिसमें आपके 2 वेरिएबल ही यूज हो रहे होंगे, उसको देख के आप जरूर अटेंड कीजिए। उसके बाद ही आप 3 वेरिएबल वाले में आइएगा। मशीन इनपुट आउटपुट, आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तैयारी की होगी। हाँ, इसमें मशीन इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग, ये दोनों के बारे में मैं आपको आज एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। ये मशीन इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग, ये 2 ऐसे टॉपिक्स है जिसमें जिसमें आप लोग अगर आधा बनाकर अटक जाते हैं
तब भी आप इसके जो फॉलोइंग क्वेश्चंस है उसमें से 2 या 3 आप बना लेंगे, है ना। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग और मशीन और इनपुट आउटपुट, ये जो है आपको आधा अगर बन रहा है तो उसके बाद क्वेश्चन को बिना देखे आप अगले क्वेश्चन में स्विच ओवर मत कीजिएगा। फिर आता है क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में मैं हमेशा से ही कहता हूं कि आपको सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशंस के जितने 5 से 10 क्वेश्चन जितने भी आए होंगे उसको अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद कम से कम 3 से 4 डीआई आएंगे, जिसमें 3 नॉर्मल डीआई रहेंगे तो एक केसलेट डीआई रहेगा, है ना। वो 3 नॉर्मल डीआई में सर्कुलर भी हो सकता है, ग्राफ वाला भी हो सकता है ना। वो इतना इजी नहीं होता है जो मेंस लेवल में आता है। आप लोगों की अगर तैयारी ठीक है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर तैयारी में थोड़ी भी कमी बेशी है तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ ये आपका धुआं निकाल देगा। उसके बाद जो केसलेट डीआई है, ये पढ़ने में तो बहुत लंबा लगता है लेकिन ये डुएबल है, याद रखिएगा ये डुएबल है। हाँ, इसे आप अटेंड कर सकते हैं। फिर जो रॉन्ग नंबर सीरीज है, ये आपको डेफिनेटली आपकी तैयारी, मैं समझता हूँ कि रॉन्ग नंबर सीरीज आपने अच्छा प्रैक्टिस किया होगा और इसमें आपको 5 नंबर श्योर शॉट मिलेगा। इसके बाद अरिथमेटिक जो है, अगर मान लीजिए, मैं अरिथमेटिक के बारे में मैं यही कहूँगा कि क्वांट में अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन अरिथमेटिक आ जाता है तो उसको स्किप कीजिए पहले, है ना। अगर 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के तो पहला क्वेश्चन के बाद सीधा 11वां क्वेश्चन लगाइए, और अगर डाट दिया ही है या जो भी है उसके बाद वो सारे अटेम्प्ट करके फिर आइएगा अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में भी कुछ ईजियर टॉपिक्स है, हाँ, जैसे पार्टनरशिप्स के हुए, एजेस के हुए, हाँ, और एवरेज वाले हुए, टाइम एंड वर्क हुआ। हाँ, ये सारे इजियर टॉपिक्स हैं जिसमें आपको ज़्यादा गणित नहीं है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं और वो डुएबल है। तो मैं यही आपको कहूँगा कि पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, डीआई, हाँ, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सारे करने के बाद ही आप अरिथमेटिक में आइएगा। लास्ट टॉपिक, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आज मैं कुछ आपको बताऊंगा। आप एग्जाम में भी फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे तो देखिएगा, आपने तो अपने हिसाब से काफ़ी अच्छी तैयारी की होगी। आप जब एग्जाम में बैठेंगे, जब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे, आपकी जितनी प्रिपरेशन है वो क्वेश्चन पेपर पे दिख रहा होगा, है ना। जो आप पढ़ के गए हैं वो क्वेश्चन में जरूर दिखेगा, लेकिन वो पूछेगा कुछ और जो आपको आता नहीं है ना। तो घबराना नहीं है आपको, ये आपके साथ ही नहीं सभी के साथ यही होता है। तो जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ सबसे कम जाता है, हार्डली 2 नंबर या 3 नंबर। सो आपको इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो पजल्ड होके आप गलत, यानी मैं कह रहा हूँ ना कि जो आता नहीं है आप इसमें तुक्के लगाना, मैं कह रहा हूँ आपको अवॉइड कीजिएगा। आपके जनरल अवेयरनेस में आपको जो जो भी क्वेश्चंस है, अगर आपको 2 या 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो कोई बात नहीं, वो 2-3 क्वेश्चन वेल एंड गुड है। और उसके बाद आपको 90% श्योर रहेगा कुछ ऑप्शंस, उसमें भी आप जा सकते हैं, है ना। बट जहाँ 50-50 टाइप लग रहा है आपको, तो मेरा एक ही सुझाव है, गलती से भी ऐसे क्वेश्चंस को मत अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आपको ही अगर 50-50 लग रहा है तो वो डेफिनेटली रॉन्ग ही होगा। ये गलती से भी आप अटेंड मत कीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। आप अगर कम से कम 70% श्योर हैं तो ही आप चांस ले सकते हैं कि मैं अटेंड करूं, है ना। तो अगर आप जनरल अवेयरनेस में 40 में से अगर 20 क्वेश्चन भी आप ठीक ठाक अटेंड कर लेते हैं तो आपका रियली बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। जो जो चीज़ें मैंने टिप्स बताई है आज आपको, ये सबको डीपली एकदम अच्छे से इस अप्रोच को आप ट्राई कीजिएगा। कल या परसों के मॉक टेस्ट जब आप देंगे एग्ज़ाम से पहले, आप उसमें भी एक बार देख सकते हैं। एंड ऑल्सो कई लोग पूछते हैं मेरे से
कि आंसर पेपर जब मिलता है, ब्लैंक पेपर, उसमें क्या करना है, उसमें उसको यानी लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि वो ब्लैंक A4 साइज पेपर्स मिलते हैं हमें एग्जामिनेशन में। तो कुछ चीज़ें जो हमें ठीक तरीके से याद नहीं है, जैसे फॉरवर्ड एंड रिवर्स में अल्फ़ाबेट्स का नंबरिंग, है ना? तो मैं यही करता था कि मैंने अपने आंसर शीट में वो लिख लिया था एग्ज़ाम शुरू होते-होते ही। और उसके बाद पेपर की कोई कमी नहीं होती है एग्ज़ाम में, है ना? तो आपको कंजूसी नहीं करना है। ऑलवेज़ ट्राई कीजिएगा, अगर बड़ा पज़ल या बड़ा क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रेश पेज में कीजिएगा, सो दैट कि ऐसा ना हो कि आधा क्वेश्चन इस पेज में आ रहा है, आधा क्वेश्चन दूसरे पेज में जा रहा है और आप पज़ल देख के अपने आप में ही पज़ल हो जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी-छोटी जो बातें हैं वो आप इसको अच्छे से अपने इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आने वाले एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच।